दिस इज 92.7 बिग एफएम। निश्तर खानकाही के कलाम के साथ आज की महफिल शुरू करना चाहूँगा। अर्ज़ किया है कि छोड़ो मोह, यहाँ तो मन को बेकल बनना पड़ता है। छोड़ो मोह, यहाँ तो मन को बेकल बनना पड़ता है। मस्तों के मैखाने को भी मक्तल बनना पड़ता है। सारे जग की प्यास बुझाना इतना आसा काम है क्या? पानी को भी भाप में ढलकर बादल बनना पड़ता है। मैं अन्नू कपूर आप सभी चाहने वालों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की पहली कहानी, आज बताऊंगा कि ऐसी कौन सी दुर्घटना घटी कि खूबसूरत आँखों वाली अभिनेत्री रामेश्वरी की आँख ही छोटी हो गई। दूसरी कहानी, डैनी क्यों खुद को अमिताभ बच्चन के सामने प्रूव करना चाहते थे। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे संगीतकार अरुण कुमार मुखर्जी को। इसके बाद होगा हमारा चर्चित सेगमेंट रीमेड इन इंडिया और अंत में होगा हमारे श्रोता का प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं 92.7 बिग एफएम के फिल्मी दुनिया के सुहाने सफ़र का। बात 1978 की है। याद दिलाना चाहूँगा फिल्म सुनैना का टाइटल सॉन्ग, सुनैना आज इन नज़ारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। ये गाना शूट किया जा रहा था, विशाल सेट लगा हुआ था। नसीरुद्दीन शाह खूबसूरत आंखों वाली रामेश्वरी पर गीत फिल्माया जा रहा था। रामेश्वरी घोड़े पर बैठी हुई थी। घोड़े को खूब सजाया धजाया गया था। घोड़े के मुंह पर पीतल के आभूषण लगाए गए थे। जैसे ही रामेश्वरी घोड़े पर बैठी, घोड़े को न जाने क्या सूझी कि उसने झटके से अपनी गर्दन को पीछे फेंका और उसके मुंह पर बंधा पीतल जोर से आकर रामेश्वरी की बाईं आंख पर लग गया। रामेश्वरी दर्द से चीख पड़ी। जल्दी जल्दी उन्हें घोड़े से उतारा गया। आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी सूजकर। देखते देखते आंख पूरी सूज गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। सीरियस मामला था। डॉक्टर ने देखा, इलाज किया, कुछ दिन आराम करने को कहा और बहुत दिनों के इलाज के बाद जब आंख की सूजन कम हुई तो वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रामेश्वरी की बाईं आंख हमेशा के लिए छोटी हो गई थी। सुनैना बनी और हिट भी हुई, लेकिन आंख की वजह से रामेश्वरी के फिल्मी करियर पर ग्रहण लग गया और उन्हें हीरोइन के रोल मिलने बंद हो गए। मजबूर होकर उन्हें समझौता करना पड़ा हालात से। बात 1989 की है। 18 साल फिल्मों में काम करने के बाद अभिनेता डैनी को अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम करने का मौका मिल रहा था। फिल्म थी अग्निपथ। अमिताभ इस दौर तक सुपरस्टार बन चुके थे और डैनी चाहते थे कि पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ उनका जो सीन हो उसमें वो स्वयं को अमिताभ बच्चन के सामने प्रूव कर सकें, वरना ऐसा ना होने की स्थिति में पूरी फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के सामने बौने होकर रह जाएंगे। शूटिंग के पहले दिन डैनी अपने कमरे में परेशान हालत में और स्ट्रेस एंजाइटी के साथ चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने स्क्रिप्ट मांगी थी और अभी तक उन्हें स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। तभी उन्हें एक असिस्टेंट डायरेक्टर दिखा। डैनी ने अपना सारा गुस्सा उस असिस्टेंट पर निकाल दिया। संयोग से पास वाला मेकअप रूम अमिताभ बच्चन का था। अमिताभ बच्चन सब सुन रहे थे। डैनी की डांट, डैनी का गुस्सा जो निकल रहा था उस असिस्टेंट डायरेक्टर पर। असिस्टेंट के जाने के बाद अमिताभ बच्चन स्वयं डैनी के कमरे में आए, स्क्रिप्ट की कॉपी दी और कहा, चलो एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। अपने सामने अमिताभ बच्चन को इतना विनम्र पाकर डैनी बर्फ की तरह पिघल गए। उनके हृदय में अमिताभ बच्चन के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ गया और खुद को इस हम्बलनेस के सामने प्रूव करने की बात पूरी तरह से भूल गए। महमूद और सुनील दत्त स्टारिंग फिल्म पड़ोसन की म्यूजिक सिटिंग चल रही थी। एक गाने पे डिस्कशन हो रहा था जहां महमूद और सुनील दत्त के बीच गायकी का मुकाबला होना है।
संगीतकार R.D. बर्मन और गीतकार राजेंद्र कृष्ण जो सुना रहे थे, उनमें महमूद को मज़ा नहीं आ रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जब बात नहीं बन रही थी, आखिर में महमूद को अपने बचपन में देखी एक फिल्म का मुखड़ा याद आ गया। वो मुखड़ा और धुन उन्होंने अपनी टीम के साथ शेयर की। महमूद द्वारा शेयर किया गया गीत था 1941 की फिल्म झूला का, जिसके बोल थे, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात। जैसे ही ये गीत राहुल देव बर्मन और राजेंद्र कृष्ण ने सुना तो उन्हें जच गया और इसको आधार बनाकर आगे इस गीत को एक्सटेंड कर कर एक ऐसा गीत रच डाला जो आज भी अमर है। कभी कभी शेयरिंग कुछ अमर चीज़ों की रचना भी कर देती है, इसलिए आप भी कुछ शेयर कीजिए। याद रहे, शेयरिंग इज केयरिंग। पेश खिदमत दिल ने फिर याद किया, जिसमें दिल आज याद करेगा संगीतकार अरुण कुमार मुखर्जी को। अरुण कुमार मुखर्जी का जन्म 14 फरवरी 1912 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन से ही संगीत का शौक था, इसलिए परिवार वालों ने उन्हें संगीत की शिक्षा भी दिलवाई। बड़े हुए तो कलकत्ता में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। बाद में वो नागपुर आकर बस गए और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अरुण कुमार मुखर्जी के मौसेरे भाई थे अशोक कुमार। अशोक कुमार ने उन्हें नागपुर से बंबई बुला लिया और एज ए सिंगर नौकरी दिलवा दी बॉम्बे टॉकीज में। तनख्वाह थी 7 रुपये महीना। अरुण कुमार मुखर्जी ने कंगन, बंधन, पुनर्मिलन, फूल, अनजान, बसंत, किस्मत, ज्वार भाटा, मशाल जैसी तकरीबन 30 फिल्मों में 70 गीत गाए। 1953 में जब अशोक कुमार ने फिल्म परिणीता का निर्माण किया तो संगीतकार के तौर पर उन्होंने अरुण कुमार मुखर्जी को मौका दिया। फिल्म आई और परिणीता के संगीत ने धूम मचा दी। उसके बाद अरुण कुमार मुखर्जी ने फिल्म शमशीर में संगीत दिया, लेकिन फिल्म को असफलता मिली और उसका संगीत भी चर्चा में नहीं आ सका। तो एक बार फिर अशोक कुमार प्रोडक्शन की फिल्म समाज में उन्हें संगीत देने का मौका दिया अशोक कुमार ने। समाज के संगीत ने धूम मचाई और अरुण कुमार मुखर्जी ने एक बार फिर अपने आप को साबित कर दिया। 1955 में उन्होंने फिल्म 3 भाई में म्यूजिक दिया, लेकिन बेहतरीन संगीत होने के बावजूद फिल्म नहीं चली। अरुण कुमार मुखर्जी को बतौर संगीतकार कई और फिल्मों में काम मिल सकता था, लेकिन 6 दिसंबर 1955 को दिल का दौरा पड़ने से उनका आकस्मिक निधन हो गया। अरुण कुमार मुखर्जी सिर्फ 2 साल ही बतौर संगीतकार काम कर सके। अरुण कुमार मुखर्जी की याद में उनके सहायक और मशहूर तबला बांसुरी वादक निखिल घोष ने 1965 में अरुण संगीतालय की स्थापना कलकत्ता में की, जिसे बाद में संगीत महाभारती का स्थान प्राप्त हुआ। आज इस सेगमेंट के माध्यम से अरुण कुमार मुखर्जी को हमारा नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित हों। रीमेड इन इंडिया 1990 में रिलीज्ड एक विदेशी फिल्म की बात करेंगे, which was directed by Tony Scott, starring Kevin Costner, Anthony Quinn, Madeline Stowe, Miguel Ferrer and Sally Kirkland। फिल्म का नाम था रिवेंज। इस फिल्म की कहानी है माइकल जे कॉकरन की, जो आर्मी से रिटायर होने के बाद छुट्टियां बिताने के लिए अपने एक अमीर दोस्त टिबेरॉन के पास मैक्सिको पहुंच जाता है। टिबेरॉन एक माफिया डॉन है, पूरे इलाके में उसका दबदबा है। मैक्सिको पहुंचकर जे एक खूबसूरत युवती को हॉर्स राइडिंग करते देखता है और उस पर फिदा हो जाता है। जे जब टिबेरॉन के घर पहुंचता है तब वहां उसी खूबसूरत लड़की से उसकी मुलाकात होती है और उससे पता चलता है कि वो टिबेरॉन की पत्नी मेरिया है। मेरिया और टिबेरॉन की उम्र में बहुत बड़ा फर्क है। जय को पता चलता है कि मेरिया अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है। धीरे धीरे यहाँ रहते हुए जे और मेरिया करीब आ जाते हैं। दोनों के संबंधों से माफिया डॉन टिबेरॉन अनजान है। मेरिया और जय साथ में लंबा टाइम गुजारने के मकसद से वेस्ट वर्जीनिया के कैबिन जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस प्लान की खबर माफिया डॉन टिबेरॉन को लग जाती है और वो वहाँ पहले ही पहुँच जाता है। टिबेरॉन जे पर हमला कर देता है
और घायल भी हो जाता है जे वहाँ पर। ट्यूबरान को लगता है कि वो मर गया है, इस वजह से वो उसे छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब ट्यूबरान मेरिया को एक वेश्यालय में पहुँचा देता है। भाग्य से जे को एक मछुआरा बचा लेता है। फिर कई महीनों बाद जे पूरी तरह से ठीक होकर बदला लेने ट्यूबरान के पास पहुँचता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जे मेरिया को ढूंढता है जो बुरी तरह से बीमार हो चुकी है। मेरिया जय को मिलकर बहुत खुश होती है और फाइनली उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। इसी कहानी पे इंडिया में 1997 में एक फिल्म बनी थी। कुछ और हिंदुस्तानी फिल्मों के हिसाब से मसाले डाले गए, फिल्मी तड़का लगाया गया है। इस हिंदी फिल्म को डायरेक्ट किया था राकेश रोशन ने, स्टारिंग शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अमरीश पुरी। बता सकते हैं फिल्म कौन सी थी? कोयला। बिल्कुल सही, कोयला। गुवाहाटी के बीजू बोरफुकन जानना चाहते हैं कि असमिया भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी। तो बीजू जी, पहली असमिया फिल्म थी जोई मोती, जिसे ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने 1935 में बनाया था। ज्योति प्रसाद ही इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, पटकथाकार, सेट डिजाइनर, संगीत तथा नृत्य निर्देशक भी थे। और फिल्म में अभिनय किया था एड्यू हंडीक और फुनू बरुआ ने। मुझे उम्मीद है कि हमारे उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। आज सुहाने सफ़र को यहीं विराम देता हूँ, फिर आपसे भेंट होगी। चलता हूँ, प्रार्थनाओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज 92.7 बिग FM और मैं हूँ अन्नू कपूर। आप सभी का स्वागत। पिछले 2 वर्षों से चल रहे इस सफ़र में आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सी कहानियों का आनंद उठाया। इसी शो के जरिए आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चली। इसी शो के जरिए फिल्मी सितारों से जुड़ी बहुत सारी मज़ेदार घटनाएं मालूम हुई। इस प्रोग्राम के जरिए एक से एक बेहतरीन किस्से, कहानियाँ अब तक आपने सुने हैं और आगे भी आप सुनते रहेंगे और मैं सुनाता रहूँगा। आज भी ऐसी ही कुछ घटनाओं को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। पहली कहानी, फिल्म कुली के दौरान अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट होने से एक रात पहले किसने दी थी उन्हें सावधानी बरतने की सलाह। दूसरी कहानी होगी शकील बदायूनी की। ग्वालियर के मुशायरे में आए एक शायर ने उन्हें क्यों लताड़ा। उसके बाद तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया और श्रोता के प्रश्न जैसे कुछ रेगुलर सेगमेंट्स। तो मेहरबान कदरदान, आइए नई कहानियों के साथ शुरू करते हैं आज का ये नया सफ़र, सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। अपने ब्लॉग में फिल्म कुली के दौरान हुए एक्सीडेंट से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए अमिताभ बच्चन बताते हैं कि 1982 की बात होगी जब फिल्म कुली की शूटिंग चल रही थी। एक रात की बात है, ये कोई आधी रात का वक्त रहा होगा जब टेलीफोन की घंटी सुनकर गहरी नींद में सोए अमिताभ बच्चन की आंख खुल गई। फोन पर स्मिता पाटिल थी। इससे पहले अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल 1-2 बार कहीं सेट पर और किसी इवेंट में भी मिल चुके थे। बस इतनी सी मुख्तसर सी मुलाकात थी, जान पहचान थी। ऐसे में अचानक आधी रात को स्मिता का फोन आना बड़ी आश्चर्य की बात थी। स्मिता पाटिल फोन पर बहुत घबराई हुई लग रही थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कुशलता के समाचार पूछे। अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया कि वो ठीक हैं। सब कुछ ठीक है ये जानकर स्मिता पाटिल निश्चिंत हो गई। इतनी रात गए फोन करने का कारण पूछने पर स्मिता पाटिल ने बताया कि उन्होंने अभी अभी अमिताभ को लेकर एक भयानक सपना देखा है। वो चाहती हैं कि अमिताभ बच्चन अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। और इसके बाद फोन पर बातचीत खत्म हो गई। अगले दिन शूट पर अमिताभ बच्चन ने कई खतरनाक स्टंट्स किए। सब कुछ ठीक रहा, मगर दिन के आखिर में साधारण सा फाइटिंग सीन करते हुए वो हादसा हो गया, जिसकी आशंका स्मिता पाटिल ने फोन पर जतलाई थी और अमिताभ बच्चन को अपना ध्यान रखने की सलाह दी थी। मगर होनी को कौन टाल सकता था। उस हादसे में अमिताभ बच्चन जख्मी हो गए और कई महीनों तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा, जीवन से संघर्ष करना पड़ा। आज वो स्वस्थ हैं, आगे भी ईश्वर उन्हें इसी तरह स्वस्थ रखे, यही कामना करता हूँ। लेकिन स्मिता पाटिल को सपना जरूर आया था और वो भी भयानक। फिल्म 14वीं का चांद में लिखा शकील बदायूनी का गीत 14वीं का चांद हो या आफताब हो बहुत लोकप्रिय हुआ। फिर इस गीत की वजह से
एक शायर ने उन्हें क्यों लताड़ा, ये बताऊंगा बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। शायर निदा फाजली ग्वालियर में हुए एक मुशायरे में मशहूर शायर गीतकार शकील बदायूनी का किस्सा बताते हैं। वहां नागपुर से दाग के एक शिष्य वरिष्ठ कवि हजरत नातिक गुलाम भी शिरकत करने पहुंचे हुए थे। सभी ने उनका स्वागत किया, खैर मकदम किया। शकील ने भी उनके स्वागत में उन्हीं का लिखा हुआ एक फेमस शेर पढ़ डाला। शकील के मुंह से ये शेर सुनते ही नातिक उन पर भड़क गए। कहने लगे, तुम्हारे पिता और चाचा शायर थे, लेकिन तुम फिल्म लाइन में जाते ही शायरी के नियम ही भूल गए। इतने सारे प्रशंसकों के सामने इस तरह की बात सुनकर शकील को झटका लगा, मगर बात को हंसी में लेते हुए उन्होंने नातिक से कहा, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, आप मुझे बता दें, मैं उसे दुरुस्त कर लूंगा। इस पर नातिक ने कहा, अब कैसे सही करोगे, वो तो रिकॉर्ड हो चुका है और रेडियो पर मैंने सुन भी लिया है। गौर फरमाओ क्या लिखा है आपने। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यहाँ पहली लाइन में एक शब्द कम है, मीटर जो है वो ठीक नहीं है। अगर पहली लाइन में तुम जोड़ देते तो ये ठीक हो जाता। तुम 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। इस पर शकील अपनी सफाई में नातिक को बताना चाहते थे कि अक्सर म्यूजिक डायरेक्टर अपनी धुन में मीटर को ठीक करने के लिए, मिलाने के लिए कुछ शब्द जोड़ देते हैं, कुछ शब्द डिलीट कर देते हैं, मगर शकील बदायूनी को इसका मौका ही नहीं मिला। वो डांट खाने के बावजूद चुप रहे। वो जानते थे कि नातिक गुलाम का फिल्मी कोई बैकग्राउंड नहीं था और फिल्म का गाना लिखना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ बड़े बड़े उस्ताद मुंबई नगरी के अंदर आए और फ्रस्ट्रेटेड होकर वापस लौट गए। फिल्मी गाना लिखना अपने आप में एक बिल्कुल नई विधा है, नया स्टाइल है। सब कुछ शायर को सिचुएशन के हिसाब से लिखना पड़ता है, उसी हिसाब से बोल बनाने पड़ते हैं, कविता का मीटर जमाना पड़ता है। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें 92.7 के लिसनर्स हमको फोन लगाएंगे और करेंगे हमसे बातचीत। ये बातचीत बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हेलो नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। आप कौन बोल रही हैं? जी नमस्ते अन्नू जी, मैं पारुल बोल रही हूँ भोपाल से। जी जी पारुल, स्वागत है आपका। जी बोलिए। थैंक यू। जी आपके इस शो में आप गुजरे जमाने की बातें करते हैं, आर्टिस्ट के बारे में बताते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप शाहरुख खान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आज उनका बर्थडे है वैसे भी। नहीं, कोई बात नहीं, बुरा लगने की कोई बात नहीं है। यूजुअली हमारा जो कार्यक्रम है वो गुजरे दौर के सुनहरी यादों को लिए आता है, लेकिन आपकी फरमाइश में पूरी जरूर करूंगा। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में शाहरुख खान पैदा हुआ था। इनके पिता का नाम था ताज मोहम्मद खान। फ्रीडम फाइटर थे इनके वालिद। वकालत की पढ़ाई की, लेकिन वकालत की प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने। शुरुआत में वो, मैंने सुना है, विलिंगटन हॉस्पिटल में एक दुकान चलाया करते थे। बाद में उन्होंने एनएसडी में कैंटीन भी चलाई। इनके वालिद साहब का गुजरना कैंसर की वजह से हुआ। आपकी वालिदा यानी कि माँ का नाम लतीफ़ा फातिमा, और कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मेजर जनरल शाहनवाज खान की रिश्तेदार थीं। शाहरुख के पिता की मौत के बाद उनकी माँ ने ऑयल एजेंसी चलाकर बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, परवरिश की। इनकी फैमिली में शाहरुख खान के माता पिता के अलावा उनकी एक बड़ी बहन, नाम है शहनाज, जिसे प्यार से शाहरुख खान लाला रुख के नाम से बुलाते हैं। और बहन जो हैं उनके साथ ही रहती हैं और उन्होंने एक बेहतरीन भाई होने की पूरी जिम्मेदारी, पूरे फर्ज निभाए हैं। क्योंकि बहन डिप्रेशन में चली गई थी अपने मदर फादर की डेथ के बाद, तो एक अच्छे भाई की तरह जो फर्ज निभाने चाहिए, जो अपने बहन और अपने परिवार के लिए, वो शाहरुख खान ने अपनी बहन के लिए किया है। तो सचमुच राखी का डोरा जो था उसकी लाज रखी है। और इनको प्यार हो गया था जिस लड़की से, उसका नाम था गौरी छिब्बर। गौरी छिब्बर के साथ जाहिर है कि थोड़ी बहुत मुखालफत हुई होगी कि मुसलमान लड़का है, छिब्बर पंजाबी कुड़ी है, लेकिन फिर भी दोनों में इतना इंटेंस प्यार था कि दोनों ने शादी की। हिंदू विधि के हिसाब से इनकी शादी हुई। गौरी छिब्बर हो गई श्रीमती गौरी खान, और दोनों की 3 संतानें हैं। 2 बेटे हैं, 1 पुत्री है। बेटे का नाम आर्यन है, बेटी का नाम सुहाना, और एक सबसे जो छोटा बेटा उसका नाम है अबराम।
शाहरुख खान का बचपन जितना भी मैं जानता हूँ, राजेंद्र नगर है ना जो दिल्ली में, वहाँ के मकान नंबर FF442 में बीता। कोलंबस हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की, फिर हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद जामिया मिलिया से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया। बैरी जॉन से के साथ थिएटर किया, एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर फौजी उनका एक सीरियल था जहाँ से उनको एक ब्रेक मिला। 2 नवंबर 1965 को बर्थडे, तो 2015 को 50 साल पूरे हो गए, अर्धशतक पूरा हो गया। आपकी तरफ से भी शाहरुख, अगर तुम सुन रहे हो तो उनकी तरफ से भी 92.7 बिग एफएम की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सेहतयाब रहें, खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या फरीदाबाद रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगला सेगमेंट होगा दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे आवाज दे कहाँ है जैसे यादगार गीत को अपनी आवाज देने वाले गायक सुरेंद्र को। उनकी ब्रीफ बायोग्राफी बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा सिंगर सुरेंद्र नाथ को। इनका जन्म 11 नवंबर 1910 को बटाला पंजाब में हुआ था। सुरेंद्र वकील बनना चाहते थे और लाहौर में उसी तैयारी में लगे हुए थे। कानून की पढ़ाई के साथ ही सुरेंद्र को गाने का भी बेहद शौक था। वो अक्सर प्राइवेट पार्टियों में गाया करते थे और अपनी आवाज के कारण दोस्तों में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। ये सुरेंद्र के दोस्तों की जिद थी जिसकी वजह से वो फिल्मों में किस्मत आजमाने चले आए बॉम्बे। यहाँ किस्मत ने भी उनका साथ दिया। बॉम्बे में उन्हें जाने माने स्टूडियो सागर मूवी टोन की 1936 में आई फिल्म डेक्कन क्वीन में हीरो के तौर पर कास्ट कर लिया गया। फिल्म में उन्होंने 2 गीत भी गाए। पहला गीत था बिरहा की आग लगी मोरे मन में। इसी साल सुरेंद्र ने सागर मूवी टोन के लिए देवदास की तर्ज पर बनी फिल्म मनमोहन में भी काम किया। सिमिलर स्टोरी थी। उनके अपोजिट हीरोइन थी बिब्बो, जो उस दौर की फेमस सिंगर और स्टार हुआ करती थी। फिल्म में इन दोनों को गाया हुआ एक डुएट बहुत पॉपुलर हुआ। डुएट के बोल थे, तुम्ही ने मुझको प्यार सिखाया। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे अशोक घोष, गीत लिखे थे जिया सरहदी ने। महबूब खान उस समय सागर मूवी टोन के लिए काम करते थे। जब महबूब खान ने अलग होकर अपने बैनर की शुरुआत की तो सुरेंद्र ने उनकी बनाई फिल्मों में सिंगर और एक्टर के तौर पर कुछ यादगार फिल्मों में काम किया। ये फिल्में रहीं 1946 की अनमोल घड़ी, 1947 की ऐलान, 1948 में आई अनोखी अदा। फिल्म अनमोल घड़ी में उन्होंने नूरजहां और सुरैया के साथ काम किया। फिल्म में नूरजहां के साथ गाया उनका डुएट याद दिलाना चाहूंगा। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल की, उम्मीद का जहां है। बहुत मशहूर तब भी और आज भी। 50s में प्लेबैक सिंगर का दौर शुरू होने पर सुरेंद्र को सिंगर के तौर पर काम मिलना कम हो गया। लास्ट बार उन्होंने गाना गाया फिल्म गवैया 1954 की फिल्म। गीत तेरी याद का दीपक जलता है। इसमें 2 वर्जन थे। एक वर्जन तलत महमूद ने गाया था, लेकिन सुरेंद्र नाथ का गाया हुआ वर्जन ज्यादा पॉपुलर हुआ। कैरेक्टर एक्टर के तौर पर सुरेंद्र आगे लंबे समय तक काम करते रहे। ऐलान, मेरी कहानी, हरियाली और रास्ता, मुगले आजम, बैजू बावरा, सरस्वती चंद्र कुछ चर्चित फिल्में रहीं सुरेंद्र की। 1981 में आई खुदा कसम एक्टर के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म थी। 60 से अधिक फिल्में और 230 से अधिक गीत गाने के बाद सितंबर 1987 में सुरेंद्र नाथ का निधन हो गया। हॉलीवुड की एक फिल्म जिसमें प्रेमिका बिना शादी के एक बच्चे को जन्म देती है। प्रेमी एक फाइटर पायलट है। जंग में मृत्यु हो जाती है। प्रेमिका बच्चे को साथ नहीं रख सकती, लेकिन बच्चे के बिना रह भी नहीं सकती, इसलिए बच्चे को पड़ोसी के दरवाजे पर छोड़कर उसी घर में नौकरी मांगने जाती है ताकि वो अपने बेटे के साथ रह सके। ये सेगमेंट रीमेड इन इंडिया। कौन सी थी ये फिल्म और इस पर कौन सी बनी हिंदी फिल्म, बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। ये सेगमेंट का नाम रखा है हमने रीमेड इन इंडिया। आज मैं बात कर रहा हूं हॉलीवुड की फिल्म टाइटल टू ईच हिज ओन की। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार थी।
मिस जोसेफिन जॉडी नॉरिस अमेरिका के एक छोटे शहर पियर्सन फॉल्स की एक खूबसूरत लड़की है जिसके 2 दीवाने हैं। लेकिन जॉडी इन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करती। लेकिन जब जॉडी की मुलाकात एयरफोर्स के पायलट कैप्टन बार्ट कॉस्ग्रोव से होती है, तब जॉडी को पहली ही नजर में कैप्टन कॉस्ग्रोव से प्यार हो जाता है। नजदीकियां बढ़ती हैं। अंतरंगता के बाद जॉडी गर्भवती हो जाती है। जॉडी को डॉक्टर्स बताते हैं कि उनकी जान को खतरा है, जन्म देना है बच्चे को तो ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन बच्चे को बचाना मुश्किल होगा। जॉडी मान भी जाती है, लेकिन जब उसे कैप्टन कॉस्ग्रोव के मारे जाने की खबर मिलती है कि वो युद्ध में चला गया, तब वो बच्चे को पैदा करने का फैसला कर लेती है। सौभाग्यवश ऑपरेशन के बाद दोनों की जान बच जाती है। जॉडी एक अविवाहित माता है, जिसके कारण उसे अपने बेटे से अलग होना पड़ता है। बेटा जब बड़ा होकर पायलट बनता है और उसकी शादी हो रही होती है, तब किसी तरह बेटे को पता चलता है कि जिस औरत को वो आज तक एक फैमिली फ्रेंड के हिसाब से मिलता रहा है, असल में वही उसकी जन्मदात्री है, असल में वही उसकी माँ है। कुछ याद आया मेरे दोस्तों? इसी थीम पर जब इंडिया में फिल्म बनी, तब फिल्म में जॉडी की भूमिका को निभाया शर्मिला टैगोर ने और कैप्टन बार्ट कॉस्ग्रेव के पात्र को निभाया राजेश खन्ना ने। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे शक्ति सामंत, म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन, गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, एंड फिल्म आराधना। आज के सवाल जवाब सेगमेंट में बरेली से श्रेय भट्ट जानना चाहते हैं कि क्या कभी देवानंद ने किसी हॉलीवुड मूवी में काम किया? बताऊंगा। आप प्रोग्राम में बने रहिए, मैं लौटता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अनु कपूर। बरेली से श्रेय भट्ट के सवाल का जवाब देने का समय है। उन्होंने पूछा है कि क्या देवानंद ने किसी इंग्लिश मूवी में काम किया? तो जनाब, देवानंद ने 1970 में आई एक अमेरिकन फिल्म में काम किया था। ये फिल्म थी द इविल विद इन। फिल्म में 2 हीरोइंस थीं, एक वियतनाम की एक्ट्रेस क्यू चिन और दूसरी इंडियन एक्ट्रेस जीनत अमान। 20th सेंचुरी फॉक्स की इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था रॉल्फ बेयर ने और डायरेक्ट किया था लम्बर्तो वी एवेलानो ने। बाद में इस फिल्म को डब करके फिलीपींस में रिलीज किया गया था। इस हॉलीवुड फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे फली मिस्त्री, जो देवानंद के बहुत फेवरेट हुआ करते थे और गाइड समेत उनकी कई फिल्मों में उनका साथ निभा चुके थे। फिल्म नहीं चली, इंडिया में रिलीज नहीं हुई। उम्मीद है इस जवाब से संतुष्ट होंगे। मेहरबान दोस्तों, आज इस सुहाना सफ़र को यहीं विराम देना चाहता हूँ। कल फिर भेंट होगी आपसे और बहुत आभारी हूँ। हमेशा की तरह आपने इस प्रोग्राम को सराहा है, मान दिया है, सम्मान दिया है। आपकी वजह से पॉपुलर है, आपकी वजह से ये कार्यक्रम ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है। आपको नमन करता हूँ, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। रविवार का दिन है आज, 11 अक्टूबर है। इसका मतलब कि एक खास दिन, बहुत ही ज्यादा खास दिन हमारी आपकी सभी की जिंदगी में, क्योंकि इस दिन अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है। अमिताभ बच्चन न सिर्फ एक सक्सेसफुल सुपरस्टार मगर एक बेहतरीन एक्टर, जिन्होंने 5 दशक तक हर प्रकार का रोल किया और बाखूबी निभाया। आज उनके खास दिन पर, 74th बर्थडे पर, पूरे बिग एफएम परिवार की ओर से मैं अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाइयाँ देती हूँ। काफी वक्त से मेरे और भावना जी के बीच में ये बहस चल रही थी कि अमिताभ बच्चन साहब की जिंदगी के कौन से आयाम की बात की जाए, क्योंकि सारे आयामों पर बहुत ज्यादा बातचीत हो चुकी है। फिर भी क्योंकि भावना जी ने उनको कई दशकों से देखा है, उन पर काफी किताबें भी लिखी हैं, तो मैं भावना जी आपसे पूछना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन साहब को आप किस तरीके से देखती हैं? इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती है और बहुत ज़्यादा परसेप्शंस भी है। हर इंसान जो उनके साथ काम करता है या नहीं करता है, उनकी अपनी एक राय होती है उनके बारे में, जिस तरह से उनके फैंस की भी एक राय होती है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, 3 किताबें लिखी है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय भी बिताया है।
एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो ये है कि एक इंसान जो इतना ज़्यादा व्यस्त है, जिनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद है, वो कैसे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा थॉटफुल रह सकता है। वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, दिखाते नहीं है चेहरे पे कि क्या महसूस कर रहे हैं, मगर हर छोटी बड़ी बात जो उनके आसपास हो रही है वो सबको अब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, आमतौर पे ऐसे हम समझते हैं कि एक्टर्स बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड है, मगर मैं ऐसा मानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे जज है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, और उनको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके साथ किस तरह से कोई बात करे या ना करे, मगर सब कुछ उनके जहन में रहता है। और कहीं ना कहीं भावना जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक और सलाहियत जो उनकी है, अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, और आज से नहीं दशकों से ऐसा कर रहे हैं, और यही एक चीज़ है जो काबिले तारीफ तो है ही, हम सब के लिए, उनके थर्ड जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाती है। हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। एक खास मुलाकात में अमिताभ बच्चन साहब ने क्या कहा, तो आइए सुनते हैं कौन सी वो शख्सियत थी जिसे वो अपना मेंटर मानते हैं, जिनकी वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम पा गए। आज हम अमिताभ बच्चन साहब की सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इससे अच्छी बात भावना जी और क्या हो सकती है कि वो इंसान, वो आवाज जिसका ये देश ही नहीं पूरी दुनिया कायल है। एक खास मुलाकात में अमिताभ बच्चन साहब ने क्या कहा। अमित जी, सबसे पहले जन्मदिन की आपको बहुत बधाइयाँ, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी शुक्रिया। आपने आपके लंबे करियर में 4 दशक देखे, तो आज जब मुड़ के देखते हो तो आपको कैसा लगता है? लग रहा है कि बूढ़े हो गए। इतनी सारी फिल्में, इतने सारे किरदार, इनमें से कौन सी फिल्म या किरदार आपको लगता है कि आपने अच्छा काम नहीं किया? सभी। इस बात को न मैं मानूंगी न कोई और। अमित जी, आपने एक ही साल में अभिमान, बॉम्बे टू गोवा और परवाना की थी। ये सारे बिल्कुल ही अलग किरदार है, तो आप ऐसे अलग अलग किरदारों के लिए कहाँ से प्रेरणा लेते हो और कैसे तैयारी करते हो? I think it has a lot to do with the director, and he has to guide you how he wants a particular scene. जिस तरह से आनंद के लिए यू वर नॉट द फर्स्ट चॉइस, उसी तरह से क्या ये सच है कि अभिमान के लिए भी ऋषिदा के मन में कोई और एक्टर था? Abhiman was a fantastic subject, and again that was a subject that Rishida was going to make with somebody else, much bigger people. I think Kishore Kumar. It was written actually for him, and it was very apt because he was this very famous singer, and in real life his first wife was also a very prominent singer, and therefore the story was designed. अमित जी, एक एक्टर डायरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इमोशंस को किस तरह से टैप करना है, उसी तरह से एक राइटर डायरेक्टर को शब्दों को किस तरह से बोलना है। इसी तरह से ऋषिकेश मुखर्जी का साथ साथ एक एडिटर होना एक्टर के लिए कितना फायदेमंद था? Rishida being an editor had this great advantage of knowing exactly how he wanted which artist to move where. So there were many a times when we would come on set and he would say, अच्छा उधर खड़े हो जाओ, उधर से घूमो, इधर चल के आओ और इधर बैठ जाओ बस. So I said, but Rishida, why am I? चुप बोलने का नहीं. So we used to just follow blindly what he used to ask us. अभी उधर जाओ और ये खड़े होकर के ये डायलॉग बोलो. पर Rishida किसको बोलो? बोला ना, पूछने का नहीं, तुम बोलो ऐसा. Rishida used to never bother about clothes. So when we used to go on set and report on set and say, Rishida, fine, what is the scene? सीन नहीं पूछने का है, तुम बस मेकअप करके जल्दी आओ. अच्छा ऋषिदा, ये हमारा ड्रेस क्या होगा? ये जो तुम पहना है ठीक है. After 1 or 2 films, we realized that whatever we are going to wear to go to the studio, he is going to say, you wear this and come on the set. Wonderful stories with Rishida. शायद इसीलिए आप ऋषिदा की फिल्मों में दूसरी फिल्मों से हमेशा अनोखे और अलग रहे। तो ऋषिकेश मुखर्जी का वाकई एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अमिताभ बच्चन साहब के करियर को, उनकी शख्सियत को एक नया मोड़ देने में, एक नई इमेज देने में। एक और डायरेक्टर जिनके साथ बहुत काम किया अमिताभ बच्चन साहब ने, लेकिन काम करने का तरीका ऋषिदा से बिल्कुल अलग था। कौन है वो और अमिताभ बच्चन साहब क्या सोचते हैं उनके बारे में, कितना काम किया उनके साथ? एक डायरेक्टर जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है अमिताभ बच्चन साहब को एक नई इमेज देने में, उनके करियर को, उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने में, मनमोहन देसाई साहब। एक खास मुलाकात में अमिताभ बच्चन साहब ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
ऋषिकेश मुखर्जी से बहुत ही अलग एक और डायरेक्टर है मनमोहन देसाई, जिन्होंने आपके साथ बहुत सारी फिल्में की है, उनके बारे में कुछ बताएंगे? My first film with Manmohan Desai was a film called Parvarish. Doing the first shot, and it was a small little temple constructed, and I'm in uniform and I walk in there and I pay my respects to the god and put the tika and then slowly walk out. So the first day he said, you know, idhar se aane ka hai, aur I said okay. So looking at the moment, मंदिर है वहाँ पर, भगवान की मूर्ति है, सो मैं बहुत श्रद्धा पूर्वक यहाँ से चल करके आया, बहुत धीरे धीरे, और आहिस्ते से जा करके मैं ड्योढ़ी होती है उस पे हाथ रखा और तिलक लगाने जा रहे थे, मन का कट 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 क्या, ए अमिताभ, ए यार ये ऋषिकेश मुखर्जी का पिक्चर नहीं है यार, तू जल्दी करना यार, क्या करने का, 1.5 घंटा लगा रहा है टिकट लगाने में. He was an impatient person. एक शॉट खत्म नहीं होता था, he used to say जल्दी इधर आओ, इधर कैमरा इधर लगाओ, and he was, you know, in that, and that used to get reflected in his movies. You're absolutely right. I used to love मनमोहन देसाई फिल्म्स. दो बहुत ही अलग अलग स्टाइल के डायरेक्टर्स, एक ऋषिदा और एक मनमोहन देसाई साहब, और दोनों के साथ काम करते चले गए फिल्म दर फिल्म अमिताभ बच्चन साहब, और यही उनकी विविधता को, उनकी वर्सेटैलिटी को दिखाता है. एक जो पर्सोना उनका हम ऑन स्क्रीन देखते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स को, बेहतरीन कैरेक्टर्स, किसे देते हैं अमिताभ बच्चन साहब सबसे ज्यादा क्रेडिट इन बेहतरीन कैरेक्टर्स को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए? अमिताभ बच्चन साहब की सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं. वक्त की कोई परत उनके चेहरे पर पड़ती दिखाई नहीं देती. उतने ही एक्टिव, उतनी ही शिद्दत के साथ अपनी जिंदगी को जिए जा रहे हैं और मिसाल बन चुके हैं हम जैसे लोगों के लिए भी. अलग अलग कैरेक्टर्स जो हम पर्दे पर देखते हैं अमिताभ बच्चन साहब के, जिनसे हम इतने ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम अमिताभ बच्चन साहब को आज भी उसी रूप में याद करना चाहते हैं. अमिताभ बच्चन साहब किसे सबसे ज्यादा क्रेडिट देते हैं इन कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए? अमित जी, आप अपनी फिल्मों में कुली भी बने, शराबी भी बने और लावारिस भी. आपने हर वो किरदार निभाया जो आम आदमी की जुस्तजू और संघर्षों से जुड़ा हुआ था. लोगों का ये मानना है कि आज आप अगर इतने बड़े कलाकार हो तो वो इसलिए क्योंकि आज भी आप बड़े पर्दे पर आम आदमी ही हो. ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, ये तो जिन लोगों ने कहानियां लिखी उनसे पूछना पड़ेगा. सलीम जावेद से कई बार पूछा गया कि आपने ये जंजीर इस तरह क्यों लिखी या दीवार इस तरह क्यों लिखी, तो उनका ये मानना था कि वो एक ऐसा दौर था हमारे जीवन में, हमारे देश के जीवन में, जबकि जो नौजवान था वो बहुत उत्सुक था. बहुत सी बातें जो कि सिस्टम के खिलाफ थी वो नहीं कर पा रहा था, और एक कैरेक्टर ऐसा उन्होंने पैदा किया जिसने एक चुनौती दी सिस्टम को अकेले खड़े होकर, तो वो अचानक बहुत ही प्रचलित हो गया. ये सारे कैरेक्टर्स जो थे वो गुदड़ी के लाल थे, निम्न श्रेणी के माने गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बल से, अपने चरित्र से, अपने काम से उन्होंने सोसाइटी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस रखे और वहां से विजयी होकर के निकले, और शायद इसी वजह से उसके साथ वो आइडेंटिफाई करते. 70 के दशक में छाए रहे, 80 के दशक में भी कमाल का काम किया अमिताभ बच्चन साहब ने. 90 का दशक उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा, और एक ऐसा फिल्म मेकर आया जिससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और काफी काम किया अमिताभ बच्चन साहब ने. और ऐसा कहा जा सकता है कि 90s में उनके इमेज को एक नया मोड़ दिया उस फिल्म मेकर ने. याद करेंगे अमिताभ बच्चन साहब, उन्हें भी 70 का दशक हो, 80 का दशक हो, सुपरस्टार बन चुके थे, मेगा स्टार बन चुके थे अमिताभ बच्चन साहब. 90 के दशक में एक फिल्म मेकर ऐसा आया जिसने अमिताभ बच्चन साहब के इमेज को एक नया रूप दिया. तो आइए जानते हैं कि एक खास मुलाकात में अमिताभ बच्चन साहब ने क्या कहा. 90s के दशक में आपके करियर में मुकुल आनंद बहुत बड़े प्लेयर रहे. उनके साथ आपने 3 फिल्में की, अग्निपथ, हम और खुदा गवाह. मुकुल आनंद एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से थे, कैमरा की उनको बहुत समझ थी, तो उनके जितने भी फिल्म्स आप देखेंगे उनमें आप देखेंगे कि हर एक फ्रेम जो है वो एक तस्वीर की तरह लगता है. और अग्निपथ जब उनके साथ की, वो पहली फिल्म थी, तो प्रत्येक फ्रेम जो था वो बहुत ही एक्साइटिंग. और जब उन्होंने कहानी सुनाई तो जब तक हम पहले दिन सेट पे नहीं गए तब तक हमें ये यकीन नहीं था या पता नहीं था कि ये कैरेक्टर जो है ये कैसे बोलेगा, कैसे इसका व्यवहार होगा. तो उस जमाने में एक अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर थे जिनका नाम था वरदराजन, और जिनके साथ एक आध बार हमारी मुलाकात हुई थी. वो धारावी के पास एक जगह है, वहाँ पर गणपति पूजा करते थे बहुत बड़ी, हम लोग सब जाते थे उस पूजा में, तो वहाँ हमने उनसे मुलाकात की, और उनके बोलने का तरीका ऐसे ही था जिस तरह अग्निपथ में वो कैरेक्टर बोलता है, जिसे आज हम विजय दीनानाथ चौहान के नाम से जानते हैं. और ये बात बताई अमिताभ बच्चन साहब ने एक खास मुलाकात में. हर काम को परफेक्शन से करना, ये अमिताभ बच्चन साहब की एक खासियत है.
और हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस जनरेशन में पैदा हुए जिसमें हमने एक महानायक के अलग अलग स्वरूपों को, अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग रूप में देखा है। जी हां, बात कर रहा हूं महानायक अमिताभ बच्चन साहब की। 70 का दशक हो, 80 का दशक हो, 90 का दशक हो, आज भी इतने एक्टिव हैं कि उनके सामने उनके 3 जनरेशन आगे के बच्चे भी पानी भरते नजर आते हैं। जी हां, एक इंस्पिरेशन, एक लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन साहब। हर काम में कैसे परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, क्या राज है? आपको कंप्लीट एंटरटेनर कहा जाता है। आप संपूर्ण कलाकार हो, आप नाचते हो, गाते हो, रोते हो, मारामारी करते हो। इन सब चीजों में से सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? जिस तरह का सीन हो उसको निभाना चाहिए, और अगर उसको यू हैव टू बिलीव दैट ये कैरेक्टर ऐसा है, और फिर उसके बाद जितने भी उसके न्यूएंसेस होते हैं उसको सामने लाना पड़ता है, और ये भूल जाना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं शायद अच्छा ना लगे। कई बार ऐसा होता था। That's right, because cinema is all about creating illusions and acting is all about convincing the audience. ये सिलसिला सालों तक चल सकता है। इतनी बातें हैं अमिताभ बच्चन साहब के बारे में करने को कि ये किताब कभी खत्म नहीं हो सकती, इसके पन्ने कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन वक्त का तकाजा है, इजाजत लेनी होगी आपसे। तो शुक्रिया, इजाजत एक बार फिर से। विशिंग द लिविंग लेजेंड महानायक अमिताभ बच्चन साहब अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। वो इसी तरीके से हमें इंस्पायर करते रहें, मोटिवेट करते रहें जीने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। यही हम सब की दुआ है। अगले रविवार एक और फिल्मी हस्ती की बात होगी। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। This hour of Unibic Breakfast Show with RJ Siddharth, presented by Unibic Multigrain Breakfast Cookies. जैसे बारिश का असली मजा वही है जब हम बहुत गर्मी के बाद बारिश को एक्सपीरियंस करें। ठंड का मजा तभी है जब हमने बहुत ज्यादा गर्मी देख ली हो और उसके बाद ठंड का इंतजार हो। उसी तरीके से मिलने का मजा तभी आता है जब काफी दिनों से ना मिले हों। तो बिछड़ना भी कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की डेट में जब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए, फिर भी वो जो मजा होता है कि बहुत दिन से नहीं मिले और फिर मिलने का मौका मिल गया, वो कमाल का होता है। और ऐसा लगता है कई बार मुझे कि एक दिन का इंतजार आप लोगों से मिलने के लिए वो भी बहुत ज्यादा है। आज फिर मिलते हुए एक बार सुबह सुबह 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और वादे के मुताबिक इस पूरे हफ्ते सेलिब्रेशन चलता रहेगा मिस्टर बच्चन का। मिस्टर बी कहते हैं हम उन्हें, इज्जत से भी, प्यार से भी, हैं वो लिविंग लेजेंड। अमिताभ बच्चन साहब की बात कर रहा हूं। 11 अक्टूबर को 73rd बर्थडे है उस महान शख्सियत का। और इतने पहलू हैं उनकी जिंदगी के और इतने इंस्पायरिंग पहलू हैं। हम उन्हें एंग्री यंग मैन की तरह देखते हैं। ऑन स्क्रीन पर्सोना उनका इस तरीके का बना 70s और 80s में। लेकिन एक आयाम और भी उनकी शख्सियत का, फिल्मों में जो उन्होंने किरदार निभाए, रोमांस करने का स्टाइल उनका कमाल का हुआ करता था। रोमांटिक अमिताभ बच्चन साहब को जानेंगे और अमिताभ बच्चन साहब के साथ एक बहुत ही खास बातचीत जो कुछ दिन पहले हुई, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक फिल्म के बारे में, खास तौर पे आज 92.7 बिग एफएम पर। और एक कोशिश हमारी 92.7 बिग एफएम पर जो 2 अक्टूबर को यानी कि महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू हुई, बिग गांधीगिरी, जो एक सपना रहा महात्मा गांधी का और हम सबका सपना होना चाहिए कि हम उस जगह को एकदम साफ सुथरा रखेंगे जहां हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं। और आज उसी के तहत अपने मुंबई को साफ रखने की कोशिश में आज हमारे साथ होने वाली है एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। अकेले ही एक मुहिम छेड़ रखा है कई सालों से, क्लीन मुंबई उसका नाम है। कुंती ओझा हमारे साथ होने वाली हैं। जानेंगे जब अकेले वो झंडा उठा सकती हैं सफाई का, तो हम मिलकर क्यों नहीं उठा सकते। ये वक्त होता है जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं हम लोग और जानते हैं कि आज की तारीख में ऐसा क्या हुआ जो अभी भी हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। 2 बातें हुई आज की जो जिंदगी हम जीते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक तरीके से लाइफस्टाइल हमारी बदल दी है उसने। एक चीज तो हुई और बहुत ही खास चीज हुई कि आज के ही दिन 1952 में जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने दोनों ने मिलकर बार कोड का आविष्कार किया। बार कोड वो चीज जिसके बिना हम आज एक चिप्स का पैकेट भी
नहीं खरीद पाते हैं। मशीन उसे रीड कर लेता है, वो चीज सिस्टम में फीड हो जाती है, रिकॉर्ड में दाम हमें पता चल जाता है, बिल हमें मिल जाता है। हमारे शॉपिंग के तरीके को किस तरीके से बदल दिया है। वो जो पर्चियों पर लिख दिए जाते थे 30 रुपए के आलू और 50 रुपए के प्याज, वो धीरे धीरे बार कोड ने हटा ही दिया है उस सिस्टम को। एक और चीज हुई जिससे लाइफस्टाइल बदली है, हमारे काम करने का तरीका बदला है। आज के दिन 1806 में 1806 में पहला कार्बोनेटेड पेपर मार्केट में आया था। अब कार्बोनेटेड पेपर को हम और आप आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में कार्बन पेपर कहते हैं, ब्लैक पेपर भी कहा जाता है उसे। एक ब्रिटिशर है, इंग्लिशमैन राल्फ वेजवुड, उन्होंने इसका आविष्कार किया। देखिए, उसके बाद से कोई भी चीज छिपी हुई नहीं रही। एक कॉपी लिखा और उसके 2-3 कॉपी कार्बन पेपर के थ्रू बनते चले गए। आज भी जिस तरीके से हम मेल्स लिखते हैं, खासकर ऑफिस में, तो सीसी और बीसीसी करने का रिवाज है। कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत कार्बन कॉपी से ही हो गई थी। और म्यूजिक के लिहाज से, मौसीकी के लिहाज से आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि आज एक बहुत ही खूबसूरत आवाज की बर्थ एनिवर्सरी है। वो आवाज जिसने कहीं ना कहीं एक नया सिंगिंग स्टाइल निकाला, बेगम अख्तर की बात कर रहा हूं। आज के ये दिन यानी कि 7 अक्टूबर को 1914 में उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और 7 साल की उम्र से ही उन्होंने गाना सीख लिया। अब्दुल वाहिद खान लाहौर के उनके सबसे पहले गुरु रहे, और सबसे ज्यादा जिनसे उन्होंने गाना सीखा, म्यूजिक सीखा, वो थे उस्ताद झंडे खान। उसके बाद वो परफॉर्मेंसेस देने लगी, और पहला मेजर परफॉर्मेंस माना जाता है बेगम अख्तर जी का जब वो महज 15 साल की थी। बहुत पसंद आया लोगों को। वो गजल भी गा लेती थी, दादरा भी गा लेती थी, ठुमरी भी गा लेती थी, और परफॉर्मेंस, जो लाइव परफॉर्मेंस उनके होते थे, वो कमाल के होते थे। और जब टॉकी एरा शुरू हुआ 1931 के बाद, जब फिल्में बोलने लग गई, उनमें गाने आने लग गए, तब वो परफेक्ट थी कि उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिले, और ऐसा ही हुआ। कुछ फिल्मों में उन्होंने काम भी किया, ऑब्वियसली खुद के लिए गाने भी गाए, बेहतरीन गाने गाए। रोटी महबूब खान साहब की एक फिल्म 1942 में आई थी, उसमें उन्होंने 6 गजलें गाई थी। हालांकि सिर्फ 3 गजलें ही इस्तेमाल हुई, रिकॉर्ड में आई फिल्मों में। अनिल बिस्वास साहब का म्यूजिक था। शादी के बाद हालांकि थोड़ा गैप आया था उनके करियर में, सिंगिंग करियर में, लेकिन कहां रुकने वाला होता है म्यूजिक का पैशन। वो फिर से परफॉर्मेंस देने लग गई, गाने लग गई। जश्न पूरे हफ्ते चलने वाला है, क्योंकि 11 अक्टूबर यानी कि संडे को सुपरस्टार, मेगा स्टार, मेगा स्टार, मिस्टर बी, मिस्टर बच्चन, मिस्टर AB, किसी भी नाम से, किसी भी एडजेक्टिव से बुला ले, अमिताभ बच्चन साहब का 73rd बर्थडे है। और वादे के मुताबिक उनके अलग अलग पहलुओं की बात करता रहूंगा पूरे हफ्ते। और आज बात करने वाला हूं उनके एक ऐसे पर्सोना की, एक ऐसे आयाम की जिसकी बात कम होती है। एंग्री यंग मैन के तौर पे हम जानते हैं अमिताभ बच्चन साहब को, क्योंकि ज्यादातर रोल उस तरीके के ही किए, गुस्से वाले रोल किए, लेकिन मोहब्बत वाले रोल भी, रोमांटिक रोल्स भी कमाल के किए, स्टाइल के साथ किए। तो आज उन रोल्स की बात करने वाला हूं, और खुद मिस्टर बच्चन होंगे मेरे साथ। एक बहुत ही खास बातचीत हुई उनसे, उनकी एक बहुत ही रोमांटिक फिल्म के बारे में। ये सब कुछ बस अब से थोड़ी देर में। और एक सवाल भी पूछता हूं, उस फिल्म का नाम गेस करके बताइए जो चली हालांकि बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत पैर उसमें अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन जी, दोनों ने साथ में मिलकर बहुत रोमांटिक फिल्में की हैं। हिंट यही है कि वो फिल्म चली नहीं, उसका एक गाना हालांकि बहुत ज्यादा चल गया। रोमांटिक फिल्म कहा जा सकता है उसे। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें, और एक बेहतरीन किताब अमिताभ बच्चन साहब पर लिखी हुई आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, वो आपके नाम हो सकती है। हफ्ते के बीचों बीच आ चुके हैं हम 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। तो आज 7 अक्टूबर को, बुधवार के दिन, क्या क्या चल रहा है हमारे चारों तरफ, ये जान लेते हैं। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। और मुंबई से मॉनसून का निकलना शुरू हो गया है, जिसको मॉनसून विड्रॉल कहते हैं। हालांकि इस बीच में हवाएं चली हैं, और मिनिमम टेम्परेचर जो मुंबई का है वो 0.5 से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम देखा गया है, करीब 23 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर। लेकिन फिर भी गर्मी तो हमें लग रही है। और मॉनसून कमजोर रहा, इसकी वजह से 20% वाटर कट जो BMC ने लागू किया हुआ है मुंबई में रेसिडेंशियल एरियाज में। लेकिन रेसिडेंट्स का कहना है, नागरिकों का कहना है कि ये 20% सिर्फ पेपर पे है। जो नल हैं वो ड्राई ही रहते हैं, पानी नहीं आता है। और करीब 1500 रुपए 10,000 लीटर पानी के लिए हर रोज खर्च करना पड़ता है, क्योंकि टैंकर से अब पानी लिए जाते हैं मुंबईकरों को। BMC का हालांकि इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि बेस्ट, मुंबई की एक लाइफलाइन बेस्ट की बसेस भी होती हैं। 30 लाख का आंकड़ा फिर से पार कर गया है
पैसेंजर्स की अगर बात करें तो जून में 28 लाख पैसेंजर्स ही कम्यूट कर रहे थे बेस्ट से, जो कि पिछले साल सेम पीरियड की अगर बात करें तो 40 से 45 लाख पैसेंजर्स यूज करते थे बेस्ट की बसेस। लेकिन बेस्ट ने कोशिश शुरू कर दी है और शिद्दत के साथ जुट गए हैं कि पैसेंजर्स उन्हें चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग बेस्ट के बसेस को इस्तेमाल करें। टारगेट 35 लाख का है, पूरा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छी बात है। और एक अच्छी बात यह भी है कि आईआईटी में जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको अब फीस नहीं देनी पड़ेगी। कल ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हमारी स्मृति ईरानी जी ने यह फैसला लिया। 16 आईआईटीज की बैठक हुई और उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि कोई बहुत स्टीप हाइक फीस में फिलहाल नहीं की जाएगी। पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए यह डेफिनेटली एक अच्छा कदम है। पूरे हफ्ते अमिताभ बच्चन साहब को सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि 11 अक्टूबर को उनका 73rd बर्थडे है। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, इतनी बड़ी शख्सियत है, इतने बड़े एक्टर हैं, इतने बड़े कलाकार हैं, कितना कुछ करते रहते हैं। अलग अलग पहलुओं की बात करने वाला हूं इस पूरे हफ्ते और आज का जो पहलू है, आज का जो आयाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो ऑन स्क्रीन इमेज बनती है अमिताभ बच्चन साहब की वो एंग्री यंग मैन की बनती है। ज्यादातर फिल्में उसी तरीके की अमिताभ बच्चन साहब ने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने अलग फिल्में नहीं की, रोमांटिक फिल्में नहीं की। अगर अमिताभ बच्चन साहब की शुरुआत देखें तो कुछ फिल्में जो उन्होंने की और नहीं चली, जैसे कि प्यार की कहानी, एक नजर, संजोग, सोशल फिल्में थी, रोमांटिक फिल्में थी। बहुत ही सहज तरीके से अपने किरदार को निभाया करते थे इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन साहब। लेकिन असल तौर पे जो हमने उनका एक रोमांटिक पहलू देखा और फिल्म भी बहुत बड़ी हिट रही वो थी अभिमान 1973 में। देखिए, एक तरफ सलीम जावेद साहब और प्रकाश मेहरा जी ने मिलकर जंजीर बनाई, अमिताभ बच्चन साहब का एंग्री यंग मैन इमेज हमें देखने को मिला। उसी साल अभिमान भी रिलीज होती है और एक सॉफ्टर साइड दिखाई देता है बच्चन साहब का। और क्या फिल्म, एक रेंज दिखाते हैं अमिताभ। अगले ही साल एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म आती है, बहुत ही प्यारी कहानी पर यह फिल्म बनाई थी सुरहिंदू रॉय साहब ने, सौदागर। गुड़ बनाते हैं इस फिल्म में नूतन जी, साथ में पद्मा खन्ना, और क्या काम कर गए अमिताभ बच्चन साहब। उसे भी मैं रोमांटिक फिल्मों की ही श्रेणी में रखूंगा। बच्चन सेलिब्रेशन चल रहा है 92.7 बिग एफएम पर क्योंकि 11 अक्टूबर यानी कि संडे खास दिन है, 73rd बर्थडे है द लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन साहब का। कितना कुछ कर गए हैं और कितना कुछ कर रहे हैं, देखकर कई बार लगता है कि कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ। और 70s का दशक देखें तो उसमें भी ऐसा ही लगता है कि जहां एक तरफ एंग्री यंग मैन बने हुए थे, वो ज्यादातर फिल्में उनके लिए वैसे ही लिखी जा रही थी, लेकिन साथ ही कुछ अलग फिल्में भी कर रहे थे, अपने ऑन स्क्रीन इमेज को तोड़ते हुए रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे। 1975 डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा खास साल अमिताभ बच्चन साहब के लिए, जहां पे दीवार रिलीज होती है, शोले रिलीज होती है, फरार रिलीज होती है, जमीर रिलीज होती है, वहीं पे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की मिली भी रिलीज होती है। और जैसा मैंने कहा कि क्या रोमांटिक एंगल था अमिताभ बच्चन साहब का जया बच्चन जी के साथ इस फिल्म में। बहुत ही दबा हुआ रोमांस था, लेकिन क्या खूबसूरत कहानी इस फिल्म की। एक और फिल्म जिसको बनने में 4-5 साल लग गए, वो भी रोमांटिक फिल्मों की ही गिनती में आएगी। मुझे अच्छी लगती है फिल्म और गाना क्या कमाल का उस फिल्म का। मौसमी चटर्जी के साथ अमिताभ बच्चन, मंजिल याद करें। हालांकि फिल्म 1979 में रिलीज हुई, 1974-75 में बननी शुरू हो गई थी वो फिल्म। 75 की ही बात करूं तो एक फिल्म की बात करना जरूरी है। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी की साथ में की गई एक फिल्म, अमिताभ बच्चन साहब के शुरुआती दौर की फिल्म, वो फिल्म हालांकि बिल्कुल भी नहीं चली, एक गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत बेहतरीन कहानी, रोमांटिक फिल्म का नाम बताइए। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और अमिताभ बच्चन साहब पर लिखी हुई एक बहुत ही बेहतरीन किताब आपके नाम। अमिताभ बच्चन सेलिब्रेशन पूरे हफ्ते चलता रहेगा क्योंकि 11 अक्टूबर खास दिन, 73rd बर्थडे, हम सबके ऑल टाइम फेवरेट अमिताभ बच्चन साहब का, द लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन साहब का। और मैं कह रहा था कि 1975 एक बहुत ही खास साल रहा अमिताभ बच्चन साहब के लिए। एक के बाद एक उनकी फिल्में रिलीज होती रहीं। ठीक अगले साल एक और फिल्म रिलीज होती है, उसके बारे में अगर अमिताभ बच्चन साहब खुद बात करें खास तौर पे 92.7 बिग एफएम पर, तो क्या बात है। कुछ दिनों पहले इस खास फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हुई उनके साथ। कभी कभी तकरीबन 90% फिल्म जो है वो कश्मीर में बनी, श्रीनगर में और आसपास। और ताज्जुब की बात यह है कि यश जी ने इस फिल्म को, जब दीवार की शूटिंग चल रही थी उसी जमाने में इसकी भी शूटिंग की। तो दीवार की शूटिंग के दौरान एक महीने
या 1-1.5 महीने की, अक्टूबर नवंबर के बीच उन्होंने थोड़ा समय लिया और कभी कभी बना दी। तो 2 अलग अलग तरह की फिल्में एक साथ बनाना एक अपने आप में एक काफ़ी अच्छा एक तजुर्बा रहा और यश जी के लिए भी एक अद्भुत अनुभव। और ये अनुभव सर अद्भुत सिर्फ आपके यश चोपड़ा जी के लिए नहीं रहा, ऑडियंस से पूछें क्या खूबसूरत फिल्म रही कभी कभी। ये थे खुद अमिताभ बच्चन साहब, खासतौर पे 92.7 बिग एफएम पर, और उनसे और भी फिल्मों के बारे में बात होगी क्योंकि पूरा हफ्ता तो बाकी है अभी, खास हफ्ता अमिताभ बच्चन साहब स्पेशल। आगे यश चोपड़ा साहब के साथ सिलसिला एक और बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक फिल्म, ऐसे बोल सकते हैं ऋषिदा की 2 फिल्में, जुर्माना और बेमिसाल। और 2 अक्टूबर से 92.7 बिग एफएम की एक मुहिम है। मुहिम ये कि हम और आप जुड़ें, सोचें और कुछ करें अपने शहर को साफ करने के लिए। बिग गांधीगिरी हमारी एक मुहिम है और एग्जाम्पल्स बहुत हैं, ढूंढने की जरूरत होती है बस। तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ढूंढ कर लाया हूं, एक मिसाल है वो। कुंती ओझा क्लीन मुंबई चलाती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, और कई सालों से खुद ही लगी हुई हैं मुंबई शहर को सुंदर देखने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए। कुंती, बहुत बहुत स्वागत आपका 92.7 बिग एफएम पर। और अगर मैं पूछूं कि इस मुहिम की शुरुआत कैसे की आपने? मैं क्लीन मुंबई फाउंडेशन चला रही हूँ। मैं जब 92 में मैंने देखा था कि कचरा काफी जगह पे खुला रहता था और सब लोग डालते थे और कुछ भी वहाँ शेल्टर नहीं था। दूसरी बात कि जो हमारे बीएमसी के वर्कर थे वो 6-6 घंटा ये खुली लॉरियों में, खुली ट्रक में फिरते थे और उनको सांस लेना भी बहुत मुश्किल था और इसके लिए वो लोग दारू पी के भी काम करते थे। तो ये सब देख के मुझे लगा कि ये कचरा कौन करता है, और फिर मुझे महसूस हुआ कि ये हम वो तो कचरे लेने वाले, तो वो भी हमारे भाई है, बहनें हैं, और उनको हमारे लिए वो कितनी मुसीबत और कितनी अनहाइजीनिक कंडीशन में काम कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत, ये दरिद्रता मेरे को बहुत प्रेरित किया और मैंने सोचा कि नहीं मैं कुछ करूं कि जिससे ये जो हमारे सफाई के कर्मचारी हैं उनका कुछ काम सरल बने और ज्यादा हाइजीनिक बने। तो कुंती, ये भी पूछना चाहूंगा कि बीएमसी को कैसे अप्रोच किया आपने और जब उनसे मिली तो उनका क्या रुख था? तो जब भी मैंने सोचा कि ये काम मैं शुरू करूं तो मैं सीधी बीएमसी कमिश्नर के पास पहुंची, क्योंकि वो तो हमारे हेड है। और तभी वो कमिश्नर बहुत राजी हो गए। उन्होंने बोला कि मेरे दरवाजे खुले हैं, आपको जो करना है वो करिए। तो मैंने सोचा वो ना आसान है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी अपने मुंबई कर है उनको कभी भी ऐसा लगे कि ये कचरा नहीं होना चाहिए तो वो खुद जाके जो अपने वार्ड ऑफिस में जाएंगे और वार्ड ऑफिसर से बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलता ही है। और कभी भी ऐसा घबराना नहीं कि अरे मेरा कौन सुनेगा, ऐसी बात नहीं। अच्छी बात सुनने के लिए हमेशा बीएमसी तैयार है। क्या बात है, एक आशा है आपकी बातों में डेफिनेटली कुंती। थोड़ी देर में कुंती ओझा से जानेंगे जो क्लीन मुंबई चलाती हैं, 92.7 बिग एफएम पर हैं हमारे साथ, कि हम कैसे जुड़ सकते हैं, आम मुंबईकर कैसे जुड़ सकता है और क्या योगदान उनका हो सकता है मुंबई को साफ और सुंदर बनाने में। वैसे एक तरीका तो है, बिग गांधीगिरी जो हमारी मुहिम है, अपने अपने एरियाज को साफ करने में एक कोशिश है हमारी, साथ में जुड़ते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और जुड़िए, बिग स्पेस अपनी जगह का नाम स्पेस अपना नाम लिख भेजिए 55454 पर, कोशिश करते हैं। और गंदगी को रफू चक्कर करना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी से, अपने शहर से, और उसके लिए हमारी एक मुहिम है 92.7 बिग एफएम पर, बिग गांधीगिरी। और अलग अलग एग्जाम्पल्स हम ढूंढ कर लाते हैं ताकि हम इंस्पायर हो सकें। आज एक ऐसी ही मिसाल हमारे साथ है, कुंती ओझा 20-25 सालों से लगातार शिद्दत के साथ मुंबई को खूबसूरत बनाने के लिए और साफ सुथरा बनाने के लिए उन्होंने जंग छेड़ रखी है और बहुत आशावादी हैं। कुंती अभी हमारे साथ हैं 92.7 बिग एफएम पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कुंती। और ये बताइए कि आम आदमी कैसे जुड़ सकता है शहर को साफ सुथरा रखने में? देखो, मैंने तो 92 में किया था, तभी तो इतना गंदा भी नहीं था, अभी तो ज्यादा गंदा है, क्योंकि और काफी सुधार भी है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी जो बाहर के लोग आते हैं, दिल्ली वाले, कलकत्ता वाले एंड इवन अमेरिका वाले, हमारे फैमिली मेंबर्स, वो लोग बोलते कि नहीं हमको तो लगता है कि बम्बई पहले से ज्यादा क्लीन है। कोशिश तो करते ही रहने का। और हमारा एक दूसरा कारण है स्लम, और वहाँ जो इन्फ्लक्स है उनको मालूम नहीं होता है कि ये शहर है, ये गाँव नहीं है, तो वो उनको जो शहर की तरह देखे और
उस तरीके से अपना बर्ताव करे तो हमारा शहर साफ रह सकता है। गांधी जी ने हमको भारत की स्वतंत्रता दी, कितनी बड़ी, उससे बड़ा क्या काम है। और हम लोग एक स्वच्छता नहीं दे सकेंगे गांधी जी को, तो अभी हमको हमारा विचार और हमारा हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं, हमारे शहर को हमको स्वच्छ रखना है और इसके लिए मैं जो भी कर सकूं मैं करना चाहता हूं। और बहुत मामूली चीज है, आप बस कचरा करना बंद करो और अपने घर और ऑफिस में देखिए कि कहाँ हमारी भूल होती है। बिल्कुल, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है और ये आपने करके दिखा दिया है कुंती। ये नहीं, कुंती ओझा क्लीन मुंबई ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। गांधीगिरी सही मायने में यही है। और 92.7 बिग एफएम की जो मुहिम है बिग गांधीगिरी, हम सब मिलकर अपने अपने एरियाज को भी साफ करने की कोशिश करें तो बड़ी बात होगी। और शुरुआत बिग गांधीगिरी से करते हैं। बिग स्पेस अपने एरिया का नाम, स्पेस अपना नाम भेज दीजिए 55454 पर और शामिल होते हैं बिग गांधीगिरी में। अमर अकबर एंथनी, इस फिल्म की बात मैंने कल की थी क्योंकि विनोद खन्ना साहब का बर्थडे था। आज इसकी बात अन्नू कपूर साहब करने वाले हैं कि इसकी कहानी कैसे लिखी गई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल है, फॉलो करने लग जाइए, मजेदार बातें होती हैं वहां। RJ सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज है, वहां भी जुड़ सकते हैं। तो शुक्रिया, इजाजत। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। गुनगुनाई है, गुनगुनाई छाई है, बिग एफएम पे ये लो। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। This hour of Unibic Breakfast Show with RJ Siddharth presented by Unibic Multigrain Breakfast Cookies. घर में हो, ऑफिस में हो या कहीं और हो, दोस्तों के साथ हो या अनजान लोगों के साथ हो, जर्नी कर रहे हो, सफर पे हो, एक चीज जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है और हमेशा हमारे साथ होती है वो जिंदगी। जिंदगी हमसे मोहब्बत करती है विदाउट एनी डाउट। तो हम भी जिंदगी से मोहब्बत करते रहें तो जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। तो आज जिंदगी से मोहब्बत करते हुए एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं सिद्धार्थ, आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन इम्तिहान के बाद जो नतीजे आते हैं मजा तो उन्हीं में है। जैसा मैंने कहा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। पूरा हफ्ता वैसे ही हमारे लिए बहुत खुशहाल होने वाला है, बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि 11 अक्टूबर को द लिविंग लेजेंड, द मेगा स्टार, कोई भी नाम दे दे, अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे है। तो पूरे हफ्ते सेलिब्रेशन चलता रहेगा। और आज सोने पे सुहागा है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट डैशिंग स्टार्स एवर, अगर हिंदी फिल्मों की बात करें, उनका बर्थडे है आज। शुरुआत विलन के तौर पर की और किस तरीके से हीरो के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। सही मायने में एक सक्सेसफुल हीरो जिन्हें कहा जा सकता है। खन्ना साहब की बात कर रहा हूं। विशिंग विनोद खन्ना साहब अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आजकल अभिनेता से ज्यादा नेता की तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो भी करें खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हालचाल एकदम ठीक ठाक रहे उनका। जैसा आजकल कर रहा हूं मैं, बिग गांधीगिरी चलती रहेगी। जो चीजें हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो बदलाव हम खुद में लाने को तैयार हैं? तैयार नहीं है तो ये वक्त है, अब तैयार होना पड़ेगा। ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा खास है। अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे है 11 अक्टूबर को, तो उनकी बात तो चलती रहेगी पूरे हफ्ते। और जैसा आज मैंने बताया, और भी ज्यादा खास दिन सोने पे सुहागा कि विनोद खन्ना साहब का बर्थडे है, उन्हें भी सेलिब्रेट करेंगे, उनकी फिल्मों को सेलिब्रेट करेंगे, उनके गानों को सेलिब्रेट करेंगे। एक और प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आज उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी है। उनके बारे में हालांकि ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन याद करना जरूरी है। ब्रिज सदाना साहब की बात कर रहा हूं। 1933 में, 1933 में आज के ही दिन 6 अक्टूबर को गुजरांवाला, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां उनका जन्म हुआ। उसके बाद मुंबई आए, प्रोडक्शन असिस्टेंट की तरह काम करना शुरू किया और उसके बाद प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने और 60s में काफी काम किया उन्होंने और कुछ फिल्में यादगार भी रही। ये रात फिर ना आएगी, याद करें, ओपी नैयर साहब का बेहतरीन म्यूजिक, शर्मिला टैगोर, विश्वजीत जी, उस्तादों के उस्ताद, नाइट इन लंदन और एक बहुत ही मजेदार फिल्म, अपने तरीके की एक ही फिल्म है वो, विक्टोरिया नंबर 203 की बात कर रहा हूं तो। और आज पूरी दुनिया में फिल्मों को लेकर
कुछ बहुत खास हो गया था जिसने फिल्में देखने और सुनने का तरीका हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ब्रिज सदाना, जिनके बेटे कमल सदाना को भी हमने देखा है, बेखुदी याद करें, काजोल के साथ डेब्यू हुआ था उनका, हालांकि बहुत ज्यादा फिल्में उन्होंने नहीं की। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, और आनंद जी ने एक बार बताया था मुझे कि इस गाने का जो मुखड़ा है वो शायद हिंदी फिल्म इतिहास में सबसे बड़ा मुखड़ा है। ये भी एक खास बात है इस गाने की। विक्टोरिया नंबर 203 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ, सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। और जब भी हम गाने सुनते हैं, फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि जब फिल्में शुरू हुई थी तब उनमें डायलॉग्स नहीं होते थे, उनमें आवाज नहीं होती थी, उनमें म्यूजिक भी नहीं होता था। लेकिन जिसे हम टॉकी कहते हैं, बोलती फिल्में कहते हैं, उसकी शुरुआत आज की ही तारीख से हुई, 6 अक्टूबर से। 1927 में एक फिल्म आई, द जैज सिंगर, न्यूयॉर्क सिटी में, एक बहुत बड़ी हिट फिल्म। और ये फिल्म पहली बोलती फिल्म थी, पहली टॉकी फिल्म थी। एक टेक्निक होता है जिससे आवाज रिकॉर्ड की गई थी, हालांकि फिल्म पर जो रील होती है उस पर आवाज रिकॉर्ड करने का तरीका तब तक नहीं निकला था, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के बाद आवाज का जादू छा गया था फिल्मों में। 6 अक्टूबर आज विनोद खन्ना साहब का बर्थडे है, तो विशिंग विनोद खन्ना साहब अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। उनकी बात करने वाला हूं कि किस तरीके से एक विलन से एक हीरो बन गए और बहुत ही सक्सेसफुल हीरो बन गए। 70s और अर्ली 80s की अगर बात की जाए तो कितनी जोड़ियां उनकी बहुत सक्सेसफुल रही, एसोसिएशंस, फिर वो डायरेक्टर्स के साथ हों या फिर कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ हो। और देखिए इत्तेफाक कि पूरे हफ्ते अमिताभ बच्चन साहब का सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि 11 अक्टूबर को उनका बर्थडे है। तो आज विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब की जोड़ी की बात भी करूंगा। और एक सवाल इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है कि वो कौन सी फिल्म थी जो पहले ऑफर हुई अमिताभ बच्चन साहब को, लेकिन वो कर नहीं पाए, बाद में विनोद खन्ना साहब ने वो रोल किया। सुपर डुपर हिट फिल्म। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और राजधानी थाली के कपल वाउचर्स आपके नाम हो सकते हैं। 92.7 बिग एफएम पर बिग बात। एक और बहुत ही शर्मनाक घटना, और जब रक्षक भक्षक बन जाएं तब विश्वास डगमगाने सा लगता है, उठने सा लगता है। कल ऐसा ही हुआ जब 33 साल के नागराज खरपड़े होमगार्ड के जवान हैं और उनको लेडीज कोच में वेस्टर्न रेलवे पर तैनात किया गया था रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और उन्होंने 24 साल की एक औरत को सेक्सुअली असॉल्ट किया। घिनौनी बात है और बहुत ही डरावनी बात भी है। जब ऐसी घटना होती है तब जैसे मैंने कहा कि विश्वास वाकई डगमगाने लग जाता है, और इन सारी चीजों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। और आवाज उठाने का एक तरीका होता है, और बहुत ही इफेक्टिव तरीका, डेमोक्रेसी में वोट देने का अधिकार। और बीएमसी ने सिविक इलेक्शंस के लिए अब वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें पहले फेज में 36 सेंटर बनाए जाएंगे 8 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। तो अगर आपको नया वोटर रजिस्ट्रेशन बनाना है, अगर आपकी उम्र जनवरी 2016 तक 18 साल की हो जाने वाली है, या फिर कि आपको अपने एड्रेस में चेंज करवाना है, या किसी भी तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना है अपने वोटर आइडेंटिटी कार्ड में, तो प्लीज इस रजिस्ट्रेशन ड्राइव का हिस्सा बनते हैं, वोट देते हैं। आगे चलकर बीएमसी 1000 और सेंटर्स बनाने की बात कर रही है ताकि रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके आसानी के साथ। और क्रिकेट में इंडिया की हालत अच्छी नहीं लग रही है फिलहाल। तो साउथ अफ्रीका ने T20 का सीरीज जीत लिया है। पहले धर्मशाला में हिंदुस्तान को हराया और उसके बाद कटक में कल 6 विकेट से हरा दिया। इंडियन टीम 92 यानी कि 92 रन ही बना सकी, और उसके जवाब में 4 विकेट के नुकसान पे साउथ अफ्रीका ने इस टारगेट को बहुत ही आसानी के साथ पूरा कर। एक झटका है इंडियन टीम के लिए, अब सोचना शुरू करना चाहिए डेफिनेटली। और आज खास दिन है क्योंकि आज विनोद खन्ना साहब का बर्थडे है, और वो जो एक बहुत ही डैशिंग और स्टाइलाइज्ड विलन से एक बहुत ही लवेबल और चार्मिंग हीरो बन गए, विनोद खन्ना साहब, आज उनका बर्थडे है। तो विशिंग विनोद खन्ना साहब अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हालांकि अब फिल्में कम करते हैं और पॉलिटिक्स में ज्यादा नजर आते हैं, अभिनेता से नेता बन चुके हैं, लेकिन जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है उनकी। मन का मीत सुनील दत्त साहब ने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म अपने भाई को लॉन्च करने के लिए। फिल्म हालांकि बहुत ज्यादा चली नहीं, लेकिन एज अ विलन एक्सेप्ट कर लिया गया। और देखिए उस जमाने में विलन भी क्या हैंडसम हुआ करते थे। आगे चलकर आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, मेरा गांव मेरा देश, इन तमाम फिल्मों में विलन ही बनकर आते रहे विनोद खन्ना साहब, जब तक कि गुलजार साहब की मेरे अपने नहीं आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म, एक पॉलिटिकल फिल्म,
और यूथ की जो प्रॉब्लम्स थी उस जमाने में, पढ़ाई नहीं हो रही थी और किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे के लिए जवान लोगों को मंजिल से भटका रहे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, और ये फिल्म डेफिनेटली एक मील का पत्थर साबित हुई विनोद खन्ना साहब के लिए। उसके बाद तो आने वाले सालों में एक के बाद एक फिल्में बतौर हीरो वो करते चले गए, फिर वो आरोप हो, हाथ की सफाई हो, या फिर की इम्तिहान। एक फिल्म मेकर के साथ उनका एसोसिएशन बहुत ही कमाल का रहा। हालांकि उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन हम बात करेंगे। एक सवाल भी मैंने आपसे पूछा, कौन सी फिल्म पहले अमिताभ बच्चन साहब को ऑफर हुई थी, वो नहीं कर पाए, तो विनोद खन्ना साहब ने वो फिल्म की, सुपर डुपर हिट फिल्म। 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें और राजधानी थाली के कपल वाउचर्स आपके नाम। और मजे की बात देखिए कि 1971 में बतौर हीरो जो उनकी पहली फिल्म आई, उसमें खुद एक भटके हुए यूथ की भूमिका में विनोद खन्ना साहब, और इम्तिहान में भटके हुए स्टूडेंट्स को रास्ते पर लाने वाले टीचर बने हुए विनोद खन्ना साहब। टू सर्व विथ लव एक इंग्लिश फिल्म थी, 60s में आई थी, शायद 1967 की फिल्म है वो, उससे इंस्पायर्ड थी इम्तिहान, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म। साथ में तनुजा जी और बिंदु भी थी इस फिल्म में। ये कुछ फिल्में थी जो विनोद खन्ना साहब को बतौर हीरो एस्टैब्लिश करती चली जा रही थी, और कुछ एसोसिएशंस बनते चले जा रहे थे विनोद खन्ना साहब के। उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत एसोसिएशन गुलजार साहब के साथ। ये बात शुरू होती है मेरे अपने से, और परिचय में भी वो दिखाई देते हैं एक बहुत ही छोटे से रोल में। शुरुआत में आते हैं, जितेंद्र साहब के दोस्त बने हैं, फिर आखिर में भी आते हैं और वही जितेंद्र साहब को समझाते भी हैं कि अब वक्त आ गया है कि वो जया बच्चन जी को प्रपोज कर दें। एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म गुलजार साहब की, ओ हेनरी की एक छोटी कहानी को अडेप्ट किया और नानावती केस याद करें, उन दोनों कहानियों को मर्ज किया गुलजार साहब ने, और एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म, सॉन्गलेस फिल्म, एक भी गाना नहीं था उसमें, अचानक। और क्या काम किया विनोद खन्ना साहब ने। गुलजार साहब की मीरा में नजर आए, साथ में हेमा मालिनी जी थी, और आगे चलकर लेकिन में भी दिखाई दिए विनोद खन्ना। जितनी खूबसूरत गुलजार साहब की फिल्में, उतना ही खूबसूरत ये एसोसिएशन। 70s में एक और एसोसिएशन कमाल कर रहा था। हम मल्टी स्टारर फिल्मों की बात जब भी करेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो एक जोड़े का नाम तो आएगा, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। जाते हो जाने जाना आखिरी साल। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एसोसिएशन इससे ज्यादा सक्सेसफुल रहा होगा। 4 फिल्में एक के बाद एक रिलीज होती हैं, ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हो रहा था कि एक डायरेक्टर की 4 फिल्में आई हों। चाचा भतीजा, परवरिश, धर्मवीर और अमर अकबर एंथनी, चारों फिल्में सुपर डुपर हिट। वहीं ये साल बहुत खास रहा विनोद खन्ना साहब के लिए। कमर्शियल सक्सेस सही मायने में अब उन्हें मिलना शुरू हो गया था। और अभी अभी मेरे एक सुनने वाले ने यह बताया कि सच्चा झूठा में नेगेटिव रोल नहीं था विनोद खन्ना साहब का, तो हाँ, उनका रोल नेगेटिव तो नहीं था, इंस्पेक्टर बने थे। जबान फिसल गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज विनोद खन्ना साहब का बर्थडे है, लेकिन उनको विश करने में जबान बिल्कुल नहीं फिसलेगी। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। मुस्कुराते रहें, वैसे ही एक्टिव रहें, डैशिंग तो आप हैं ही और हमेशा रहेंगे। एक एसोसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाना चाहिए और माना जाता है अमिताभ बच्चन साहब के साथ। मेरा ख्याल है कि जमीर वो पहली फिल्म थी जब दोनों इकट्ठे दिखाई दिए थे एक फिल्म में। हालांकि विनोद खन्ना का बहुत ही छोटा सा किरदार था उस फिल्म में। हेरा फेरी प्रकाश मेहरा साहब की पहली फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना पार्टनर्स की तरह नजर आए। कहा जाता है कि इस फिल्म के रशेस देखे थे मनमोहन देसाई साहब ने, और तब उन दोनों को परवरिश में एक साथ कास्ट करने का उन्होंने सोचा। परवरिश बनी रही थी, तभी अमर अकबर एंथनी आ जाती है, और उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ता है। एक तरफ मनमोहन देसाई साहब इनके साथ काम कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रकाश मेहरा साहब ने एक के बाद एक फिल्में लॉन्च कर दी इन दोनों को साथ में लेकर। फिर वो खून पसीना हो, या फिर की सबसे बड़ी हिट फिल्म जो कही जा सकती है 1978 की, मुकद्दर का सिकंदर। कौन सी फिल्म जो पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई वो नहीं कर पाए, तब विनोद खन्ना साहब ने वो फिल्म की। फिल्म सुपर डुपर हिट। आसान सवाल था, कुर्बानी फिरोज खान साहब की। और सबसे पहले सही जवाब दिया चेंबूर वेस्ट से कल्पना अडांगले जी ने, तो आपको राजधानी थाली के कपल वाउचर्स बहुत बहुत मुबारक। और जब भी धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, तब तब हमें बापू का ख्याल आता है, महात्मा गांधी का ख्याल आता है। वैसे तो बहुत कुछ है उनकी जिंदगी से, उनके प्रिंसिपल से सीखने को। एक चीज जो वो कह गए कि जो चेंज, जो परिवर्तन हम समाज में देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन हमें पहले खुद में लाना होगा। सफाई पर, क्लीनलीनेस पर
बहुत ज्यादा जोर हुआ करता था उनका। तो उनके इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए, मानते हुए, उस सिद्धांत को इंप्लीमेंट करते हुए, जिस चीज की आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है शहर में, मुंबई में, सफाई। और इसके लिए 92.7 बिग एफएम का एक प्रयास है, बिग गांधीगिरी। अपने आसपास के जितने भी कूड़े कचरे वाले एरिया है, जो भी गंदगी है, उसको साफ करने का जिम्मा हम साथ मिलकर उठा लें, तब जाकर बात बनेगी और तब जाकर बात बदलेगी भी। अगर आपको ऐसी कोई चीज अफेक्ट करती है, ना आई एम श्योर अफेक्ट करती होगी, आपके आसपास ऐसी जगह हैं, तो हमें मैसेज करके बताएं, बिग स्पेस अपनी जगह का नाम, स्पेस अपना नाम, और भेज दें 55454 पर। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर बार उनकी तस्वीर को देखने की जरूरत नहीं होती। इस तरह के काम अगर हम करें, उनके सिद्धांत का इस तरीके से पालन करें, तब बात बनती है। ट्यूसडे है आज, और आज तड़का लगता है बॉलीवुड में, और वो तड़का हमें बताने के लिए आ जाती हैं भावना सोमैया जी। भावना जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। तड़का लगा है ऐश्वर्या राय के फैंस को। फ्राइडे को जज्बा रिलीज हो रही है और साइमल्टेनियसली जज्बा 40 कंट्रीज में रिलीज होने वाली है। ऐश्वर्या राय 5 साल के बाद स्क्रीन पे आ रही है, इसलिए सब जगह से फिल्म की बहुत ज्यादा डिमांड है। तब उसे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब है। प्रियंका चोपड़ा की क्वांटिको रिलीज हो चुकी है परदेश में और हमारे देश में। सबका यूनिवर्सली ये मानना है कि प्रियंका चोपड़ा ने हमारे देश का झंडा इंटरनेशनल टेलीविजन पर चमकाया है, और क्योंकि वी आर ऑल सो वेरी प्राउड ऑफ प्रियंका चोपड़ा एंड गिव हर थम्स अप। मुझे तो प्रियंका चोपड़ा के एक्सेंट से मोहब्बत हो गई है क्वांटिको में। और वक्त हो गया है अन्नू कपूर साहब के हमारे साथ जुड़ने का। बस चंद मिनटों में लेकर आने वाले हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। और आज वो जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं वो मेरे बहुत ही पसंदीदा रहे। हालांकि वक्त से बहुत पहले हमारे बीच से वो चले गए, फारूक शेख साहब। तो उनकी शख्सियत की कुछ अनसुनी कहानियां अन्नू कपूर साहब बताएंगे। बस अब से चंद मिनटों में कल सुबह 7 बजे तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज, @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल। हम जुड़े रहेंगे, हमारी बातचीत चलती रहेगी अलग अलग तरीकों से। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। हैव अ वंडरफुल डे।